मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज, जात मिलै समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगट निज भाव, सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। यहाँ पर कर्म बंधन रूप रोग के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्था जरूर कही जा रही है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो यह अवस्था नहीं, दुरावस्था है हम सभी की। कहने के लिए अवस्था है परंतु है दुरावस्था। कैसी दुरावस्था, किसके जनित, और उसकी कुछ और भेद प्रभेद है क्या, इन सब की चर्चा पंडित जी साहब कर रहे हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के दूसरे अध्याय में हम कर्म बंधन निदान तो कर चुके। वैसे तो मूल प्रकरण है संसार अवस्था का निरूपण, संसार में जीव की क्या अवस्था होती है। अच्छा, वो निरूपण करने से पहले वो अवस्था किस वजह से हुई है इसका ज्ञान कराया। अब वो अवस्था कैसी होती है, क्या क्या अवस्थाएं पाई जाती है, इसका ज्ञान करा रहे हैं। सर्वप्रथम कर्मों में उन्होंने ज्ञानावरण और दर्शनावरण लिया। आप अगर बाद में देखेंगे तो दर्शन मोह चारित्र मोह अलग अलग किया है, फिर आयु अलग से लिया, वेदनी अलग से लिया, परंतु ज्ञानावरण और दर्शनावरण को एक साथ लिया है। ज्ञान आपको, आप ये नहीं देखेंगे कि दर्शनावरण के लिए अलग से लिखा है, ज्ञानावरण के लिए अलग से लिखा है। ऐसा क्यों? कल अपनी चर्चा करनी रह गई थी, ज्ञानावरण और दर्शनावरण को एक साथ क्यों लिया? ज्ञान दर्शन साथ ही ज्ञान करते रहते। बताएंगे? बड़ी सरल बात है, बहुत सरल प्रश्न है। ज्ञान और दर्शन को साथ में क्यों लिया? क्योंकि वो जीव का जानना देखना स्वभाव है, इसलिए। ठीक है, ये एक कारण बिल्कुल है। जब भी अपन जीव के स्वभाव की बात करते हैं तो जानना देखना, जो जानता देखता है सो जीव, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, तो कह करके ज्ञान और दर्शन इन दो गुणों की तरफ संकेत करते हैं। तो एक तर्क बिल्कुल सही है कि स्वभाव की अपेक्षा तो ज्ञान और दर्शन को ही ऊर्ध्व किया जाता है। उपयोग में भी ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग, या चेतना गुण की अपेक्षा करें तो ज्ञान चेतना दर्शन चेतना ली जाती है। ठीक है, ये एक तर्क बिल्कुल सही है। और बताइए, थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा कर्णानियोग की अपेक्षा आपको उत्तर देना है। जब दर्शन सम्यक होगा तभी ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा। अच्छा, ध्यान से समझना, यहाँ पर दर्शन मतलब सम्यक दर्शन वाला दर्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दर्शन सामान्य अवलोकन की तरफ संकेत करता है। तो वहाँ पर सम्यक दर्शन मतलब श्रद्धा गुण की तरफ संकेत है, यहाँ पर दर्शन मतलब सामान्य अवलोकन है। तो दर्शन शब्द भले ही सेम है परंतु अर्थ दोनों जगह अलग अलग है, तो वो तो नहीं बैठेगा। तो उसकी तो बात कर चुके हैं ना अपन, वो तो बात हो गई। सामान्य प्रतिभास और विशेष प्रतिभास की अपेक्षा सामान्य प्रतिभास नहीं नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, आपको थोड़ा सा कर्णानियोग के परिप्रेक्ष्य में विचार करना है। आपको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ। चलिए, गुणस्थान की अपेक्षा बताइए, अब तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए, मुझे बताइए ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदय कहाँ तक रहता है? अच्छा, ज्ञानावरण का उदय कहाँ तक रहता है? सिर्फ ज्ञानावरण का बताना। दर्शनावरण का बराबर, तो उन दोनों का उदय भी 12वें गुणस्थान तक होता है। एक उनका बंध कहाँ तक होता है?
तो 10वें गुणस्थान तक उनका बंध होता है। मतलब ज्ञानावरण का बंध भी 10वें गुणस्थान तक, दर्शनावरण का बंध भी 10वें गुणस्थान तक। दूसरा तर्क। तीसरा तर्क, जो जो ज्ञानावरण के बंध है, बंध के कारण है, वे सभी के सभी बंध के कारण दर्शनावरण के भी है। क्या कहा फिर से? ज्ञानावरण के लिए जो बंध के कारण कहे गए हैं वे सेम टू सेम वही के वही कारण दर्शनावरण के लिए भी बताए गए हैं। आपको देखना चाहिए तत्वर सूत्र के 6वें अध्याय में, जहाँ पर आश्रव की चर्चा की है, तो ज्ञानावरण और दर्शनावरण के लिए एक साथ सूत्र लगाए हैं। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्य तद विशेष, ऐसे करके उन दोनों के लिए लगाया है, ज्ञान के लिए भी दर्शन के लिए भी। मोहनीय में देखेंगे तो मोहनीय के 2 भेद किए हैं उन्होंने, दर्शन मोह चारित्र मोहनीय। आयु की बात करेंगे तो आयु के 4 अलग अलग आयु भेद किए और उनका आश्रव कैसे होता है, उनका बंध कैसे होता है, इसकी बात करी। तो ज्ञान और दर्शन ये एक प्रकार से कह सकते हैं एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। उपयोग की अपेक्षा देखेंगे तो एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अब ज्ञानोपयोग की बात करेंगे या दर्शनोपयोग की बात करेंगे, क्योंकि उपयोग एक गुण को कंसिडर करेंगे, या तो ज्ञानोपयोग होगा या दर्शनोपयोग होगा, बराबर। तो इसलिए ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्मोदय जन्य अवस्था दोनों को साथ में लिया है, दोनों की वजह से सेम ही अवस्था पाई जाएगी। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति, ये प्रकरण चालू होता है। समझना, यहाँ पर मति ज्ञान की प्रवृत्ति इतना मात्र नहीं लिखा है, मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति ऐसा लिखा है। ये ऐसा टाइटल देने का क्या प्रयोजन है? मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति, मति ज्ञान की प्रवृत्ति ऐसा भी तो लिख सकते थे। आगे आप देखेंगे तो श्रुति ज्ञान की प्रवृत्ति ऐसा भी तो लिख सकते थे, जैसा उन्होंने अवधि ज्ञान, मनोपरि ज्ञान, केवल ज्ञान। देखिए ना, 1 मिनट, पेज नंबर 35 पर आइए, 1 मिनट, पेज नंबर 35 पर आइए। वहां पर देखिए अवधि ज्ञान, मनोपरि ज्ञान और केवल ज्ञान की प्रवृत्ति इतना भर लिखा है। पेज नंबर 34 पर देखेंगे श्रुति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति, और 33 पर देखेंगे तो मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति। तो लिखने के लिए तो पराधीन ये शब्द जबरदस्ती क्यों डाला है? कोई औचित्य, कोई कारण? क्योंकि जो हमारा ज्ञान है वो पराधीन है इंद्रियों की, मतलब ज्ञान इंद्रियों के, हाँ बराबर, हमारा ज्ञान किस प्रकार पराधीन है ये बताना चाहते हैं। अब ये आप सभी जानते ही है, इसमें नई बात कुछ बताने लायक है नहीं कि मति ज्ञान कैसे प्रवृत्त होता है। मति ज्ञान कैसे प्रवृत्त होता है? इंद्रिय और मन से। बराबर, इंद्रिय और मन से होता है। अच्छा मुझे बताना, अवधि ज्ञान कैसे प्रवृत्त होता है? अवधि ज्ञान, मनोपरि ज्ञान किसका आधार लेता है? किसका आधार लेता है? अवधि ज्ञान, मनोपरि ज्ञान, केवल ज्ञान, हाँ प्रत्येक जानते हैं तो क्या? अरे पर मनोपरि ज्ञान जब स्वयं प्रवृत्त होता है, मनोपरि ज्ञान जब एक्शन में आता है, तब उसको किसी की आवश्यकता होती है क्या? उसको किसी की आवश्यकता नहीं होती है। अवधि ज्ञान जब काम करता है उसको किसी की आवश्यकता नहीं होती है, वो डायरेक्टली जानता है, प्रत्यक्ष जानता है, बिना किसी अड़तिये के, बिना किसी सहारे के वो जान लेता है। ठीक है, भले ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसका सीमित है, परंतु जानता है तो प्रत्यक्ष जानता है। ठीक है, अब मनोपरि ज्ञान, सॉरी मति ज्ञान का वैसा नहीं है ना। आप विचार कीजिए, जीव को अगर इंद्रिया ही ना हो, हम आप जैसे जीवों को अगर इंद्रियां ही ना हो, स्पर्शन इंद्रिय नहीं है, रसन इंद्रिय नहीं है, कर्ण इंद्रिय नहीं है, घ्राण इंद्रिय नहीं है, चक्षु इंद्रिय नहीं है, तो प्रश्न है क्या हम जान पाएंगे? मन भी नहीं है तो क्या हम ज्ञान कर पाएंगे? नहीं, हमारे में वो हमारे ज्ञान का उतना विकास ही नहीं है कि हम डायरेक्टली जान पाए। तो यही बताना चाहते हैं कि जो तुम्हारा मति ज्ञान है ना, तो बड़ा पराधीन है,
देखो, पहले तो ये एहसास करा रहे कि तुम पराधीनता को भोग रहे हो, इन कर्मों ने तुम्हारे ऊपर राज बना रखा है और उसकी वजह से तुम पराधीनता का अनुभव कर रहे हो। तो सबसे पहले तो ये एहसास हो कि हम पराधीनता को भोग रहे हैं, ठीक है। तो इसी के उद्देश्य से उन्होंने ये प्रकरण चालू किया है, मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति, पराधीनता की बात कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए, इस प्रकरण से सीख वही ले पाएगा जो पराधीनता को महसूस करता हो। अगर पराधीनता की महसूस ही ना करे, पराधीनता को उसका ज्ञान ही ना हो, अनुभव ही ना हो, तब तो फिर ये कुछ काम का ही नहीं रहा प्रकरण। वो तो एक कान से डाला दूसरे कान से निकाल दिया, ऐसी बात हो गई, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, पंडित जी साहब बड़ी मार्मिक बात कहना चाहते हैं, ठीक है। तो पहले तो उन्होंने देखिए, आप एक काम कीजिए, किताब बंद कर दीजिए, ग्रंथ बंद कीजिए। हाँ, पहले तो वे कहते हैं, नॉर्मल परिभाषा से ही चालू करते हैं, क्या कि जो तुम्हारा मति ज्ञान है वो इंद्रिय तथा मन से प्रवृत्त होता है। ये कल भी एक प्रकार से देखा था और आज भी अपन उसकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी इंद्रियां है, इंद्रियों के माध्यम से प्रवृत्त होता है, मन के माध्यम से प्रवृत्त होता है, ठीक है। परंतु उसमें वे विशेष बात करते हैं। देखो, इंद्रिय मन की सहायता, मान के चलिए, अभी अपन 2 मिनट पहले चर्चा कर रहे थे, इंद्रिय और मन यदि ना हो, उनका अभाव हो, तो ज्ञान होगा क्या। एक काम कीजिए, आप चार्ट बनाइए, ठीक है। नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए, चार्ट बनाइए, इंद्रिय और मन, ठीक है, इतना लिख दीजिए, इंद्रिय और मन की सहायता। हेडिंग लिख दिया, इंद्रिय और मन, उनकी सहायता लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके 2 ब्रांचेस कीजिए, एक में लिखिए अभाव है। अब आप भी मुझे बताइए, जब इंद्रिय और मन का अभाव है तो क्या जान पाएगा। आंखें किसी को नहीं है, क्या वो देख पाएगा। बराबर। अब तो ये 5 इंद्रियों में लगा लेना। हालांकि एक बात कहना चाहूंगा, पंडित जी साहब ने भी उदाहरण देते वक्त नेत्र का ही दिया है, आंखों का ही दिया है। अन्य इंद्रियों का देना चाहते तो दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, परंतु वो थोड़ा सा टफ हो जाता। और हम भी उदाहरण आंखों के माध्यम से ही समझेंगे, ठीक है। जो सिद्धांत है वो आंखों के माध्यम से ही समझेंगे, क्योंकि समझाना उससे आसान पड़ता है और समझना भी उसी उदाहरण से आसान पड़ता है, ठीक है। तो मैंने अभी उदाहरण क्या दिया, नेत्र का। कोई नेत्रहीन है, वो देख पाता है क्या, नहीं देख पाता है। किसी के कान नहीं है, कान तो है मतलब, परंतु वो सुन नहीं पाता है, वो एक प्रकार से बहरा है, तो क्या वो सुन पाएगा, वो नहीं सुन पाएगा। कोई गूंगा है, क्या वो बोल पाएगा, नहीं बोल पाएगा। बराबर। उसी प्रकार कहते हैं, मतलब जो पहला ब्रांच है ना अपना, वहां पर लिखा है अभाव, इनका अभाव है, तो क्या ज्ञान ही नहीं होगा, तत्संबंधी हमें ज्ञान ही नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरे ब्रांच में क्या लिखेंगे, सद्भाव, इनका सद्भाव। उसके बाद आप 3 ब्रांचेस कीजिए, सद्भाव के नीचे 3 ब्रांचेस कीजिए। पहले तो लिखिए, इंद्रिया अन्यथा परिणमे, इंद्रिया अन्यथा परिणमे। उससे क्या होगा, इंद्रिया अगर अन्यथा परिणमे, तो मान के चलिए किसी को आंखें हैं बराबर उसको, परंतु मोतिया बिंदु हो गया, आंखें अन्यथा परिणामने लग गई, क्या दिखाई देगा उसको कुछ, क्या दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। अच्छा, कोई क्या कहूँ अभी, जैसे एक थोड़ा और उदाहरण लेता हूं मैं, हालांकि ये उदाहरण बाद में भी लिया जा सकता है, परंतु अभी ठीक है, ले सकते हैं। मान के चलिए आप कुछ खा रहे थे, ठीक है, खाते खाते बहुत गर्म वस्तु थी, मान के चलिए खीर खा रहे थे, खीर बहुत गर्म थी, और खीर जैसे ही खाई आपको चटका लग गया,
ठीक है, आपकी जीभ को चटका लग गया, तो मुझे बताइए, और उसके बाद होता ऐसे है कि जीभ को चटका लगने के बाद कुछ टाइम के लिए हमें अन्य किसी भी रस का ज्ञान नहीं हो पाता है, बराबर है। हम अन्य किसी का तीखा खाए मीठा खाए कुछ नहीं समझ में आता है, वो वहाँ एक प्रकार से वहाँ का सेंसेशन खत्म हो जाता है, वहाँ के टेस्ट बर्ड्स जल जाते हैं, बराबर। तो ऐसे में क्या इंद्रिय अन्यथा परिणमी या नहीं परिणमी? अन्यथा परिणमी। तो ज्ञान हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। मैंने आपको 2 उदाहरण दिए, ठीक है। अब ये तो पहला ब्रांच हो गया। सद्भाव में भी अगर वहां के परमाणु अन्यथा परिणाम है, वो इंद्रिय अन्यथा परिणाम है, तो तब भी ज्ञान होने वाला नहीं है। मैं फिर से एक बार पूछना चाहता हूं, प्रकरण चल क्या रहा है अपना? पंडित जी साहब क्या सिद्ध करना चाहते हैं? करेक्ट। हमारा जो ज्ञान है वो कितना पराधीन है, ये सिद्ध करना चाहते हैं। तो अनेक अनेक तर्कों के माध्यम से सिद्ध करते हैं। ये पहला, मतलब सद्भाव में भी अपन ने पहला तर्क देख लिया। अब दूसरा तर्क, मान के चलिए इंद्रिया कमजोर हो। अगर इंद्रिया कमजोर है तो क्या होगा? कम ज्ञान होगा। इंद्रिया अगर अशक्त है, कमजोर है, तो ज्ञान भी कम होगा। जैसे एक प्रश्न पूछता हूं मैं, कितने जनों को आप में से चश्मा है, चश्मा लगा है? अच्छा, किसको नहीं है ये बताइए। कल्पना जी? नहीं, शायद कल्पना जी को नहीं है। क्या क्या? नो, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, मतलब रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है मतलब ही वो उनको चश्मा नहीं है। Am I right? क्या क्या? सर आपको चश्मा है नहीं, मुझे कंफर्म तो करें। मैं कुछ सिद्ध करना चाहता हूँ। नहीं है, बस मुझे जानना था। ओके, हाँ देखिए, अब कल्पना जी शायद आप समझ जरूर पाएंगी, परंतु जिनको चश्मा है उन्होंने अनुभव जरूर किया है। आप 2 मिनट के लिए चश्मा हटाइए और फिर कुछ काम करना चाहिए, कुछ काम करना देखिए, ठीक है। हो पाएगा क्या? आप कुछ पढ़ पाएंगे? अब मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं चश्मा उतारता हूँ, मुझको रत्ती पाई कुछ नहीं दिखता है। लिटरली मैं पेपर भी है ना, ऐसे एकदम आंखों के सामने पकड़ना पड़ता है तब जाकर के मैं पढ़ पाता हूँ। और मेरी फैक्ट है कि मुझे आंखों का नंबर थोड़ा ज़्यादा है, मुझे दूर का दिखाई नहीं देता है, और नंबर थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से पास की भी बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाई देती है, बहुत धुंधला धुंधला दिखाई देता है। मतलब हुआ क्या, आंखें मेरी कमज़ोर है, ठीक है। अब आंखें कमज़ोर है तो मुझे कम ज्ञान हो रहा है, बराबर। जिनको नज़दीकी के चश्मा होगा, क्या कहते हैं उसे, हाँ 2 टर्म्स होते हैं, मायोसिस, कुछ 2 टर्म्स होते हैं, और माइनस और नहीं, वो तो नंबर हो गया, माइनस और प्लस। वो साइंस में, बायोलॉजी में उसके लिए 2 रोग बताए गए, एक मायोसिस और हाइपरमेट्रोसिस, ऐसा कुछ है, मैं ज़्यादा जानता नहीं। फार साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस, थोड़ा सरल भाषा में कहूँ तो, हाँ ठीक है। फार साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, हाँ वही तो, हाँ बराबर। अपन अभी टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहे, पर मैं सिद्ध क्या करना चाहता हूँ, जिनको चश्मा है वो चश्मा उतारेंगे तो उनको दिखेगा नहीं। मतलब क्या, उनकी इंद्रिया कमजोर है, उनको दिखने में दिक्कत है। अगर वो चश्मा नहीं लगाएंगे तो देखने में उनको दिक्कत होगी, ठीक है। मतलब बिना साधन के उनको कम ज्ञान हो रहा है, तो नीचे क्या, उसके नीचे क्या लिखेंगे? अगर इंद्रिया कमजोर है तो उसके नीचे क्या लिखेंगे? कम ज्ञान होता है, ठीक है। एक और उदाहरण देना चाहूंगा, आपने कई सारे ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो कान में एक विशिष्ट मशीन लेकर के घूमते हैं, मशीन पहन करके घूमते हैं, बराबर। कितने जन ने देखा है? मैंने तो खूब देखा, मतलब मैं ऑफिस में जहाँ जाता हूँ वहाँ तो बहुत सारे लोग हैं जो कान में वो मशीन डाल करके घूमते हैं। अच्छा,
ओके। hearing aid हुआ। आजकल तो मोबाइल का भी इंस्ट्रूमेंट वो लगाते हैं ना कान में। अच्छा, तो समझ में नहीं आता कि क्या लगा है। ब्लूटूथ। नहीं, वो तो अलग ही चीज हो जाती है। वो एक्चुअली वो बार-बार पूछते हैं ना कि बोल क्या कर रहे हो? वो समझ में आ जाता है hearing aid वाला। हाँ, बराबर। सर पर वो एक्शन से अच्छे से बोल देते हैं सर। नहीं, एक्शन से एक्शन नहीं, समझ लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, हम अगर कुछ बोले तो अच्छा मान के चलिए, अब मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जिनको कान की मशीन, एक्चुअल में वो मशीन लगी होती है, अगर वो मशीन उतार दे तो आप क्या बोलते हैं वो नहीं समझ पाते हैं, शब्द नहीं पकड़ा, भले लिप मूवमेंट पकड़ लेंगे, परंतु मान के चलिए वो हमको देख नहीं रहे तो आवाज नहीं पहुंचती है उन तक, बराबर। मतलब कान की भी पराधीन प्रवृत्ति है, अगर वो मशीन नहीं पहनेंगे ना तो सुनाई नहीं देगा। मैं अपने ऑफिस की घटना बताता हूँ। एक मैम है, एक सीनियर है, तो उनको ऐसे कान में मशीन लगा करके ही घूमते हैं। तो जब भी कभी वो मशीन उतारते हैं ना और उनको कभी आवाज दे तो उनको सुनाई नहीं देता है, और मशीन डाले तो बराबर सुनाई देता है उनको। तो ये क्या है, ये तुम्हारा वहाँ का क्षेत्र कमजोर है, तुम्हारी इंद्रियां कमजोर हो गई है, इसलिए तुम्हें ज्ञान भी कमजोर हो रहा है। ठीक है। हाँ, पराधीनता इस प्रकार से भी पाई जाती है। और अब तीसरे ब्रांच में भी आ जाना, तो अपना तीसरा क्या कहते हैं, तीसरा पॉइंट है ना, वहां पर देखिए दो अवस्था है तो देख ली, मान लिए अन्यथा ही परिणमित हो गई। दूसरी अवस्था क्या देखी अपन ने, कमजोर है। तीसरी अवस्था यदि व्यवस्थित होने पर भी कभी कुछ का कुछ ज्ञान हो ही जाता है। जैसे हमारी इंद्रियां कितनी, हम आप कहिए कि बहुत सक्षम है, बहुत ताकतवर है, कोई जोर से कुछ बोले कभी कभी हम कुछ भी सुन लेते हैं, सुनने में भी दिक्कत आती है। मतलब हाँ, कोई क्या कैसे कहूँ अभी, मुझे उदाहरण एक्चुअली याद नहीं आ रहा है, परंतु कोई दूर से कुछ आवाज दे, हमारी इंद्रिया अगर कमजोर हो तो सामने वाला भले ही सही बात कर रहा है, हम कहते हैं तुम क्या बोल रहे हो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, तुम जो बोल रहे हो गलत सुनाई दे रहा है। तो ऐसा होता है नहीं होता है, होता है। ठीक है। तो ये भी कभी कभी अन्यथा प्ररूपित हो, कुछ का कुछ ज्ञान हो जाता है, मतलब ये भी जीव की पराधीन प्रवृत्ति है। अब देखिए ना, लोक में भी एक कहावत चलती है, क्या, बिलीव हाफ ऑफ वॉट यू सी एंड नथिंग दैट यू हियर। क्या कहा, बिलीव हाफ ऑफ वॉट यू सी एंड नथिंग दैट यू हियर। जो दिखता है उसके ऊपर आधा ही विश्वास करो, और जो सुनते हो उसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास मत करो। क्यों? क्योंकि तुम जो सुन रहे हो जरूरी थोड़ी ना है कि सामने वाले ने सही बात ही कही है, और मान के चलो तुम्हारे में ही कुछ डिफेक्ट है, तुम्हारा ही अगर कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम है, तो भले ही सामने वाला सही बात कह रहा होगा परंतु तुम्हें गलत सुनाई दे रहा है, तो ये तो तुम्हारी दिक्कत है ना, इसकी वजह से भ्रम बहुत हो सकता है। ठीक है। इसलिए बिलीव हाफ ऑन व्हाट यू सी ऑफ व्हाट यू सी एंड नथिंग दैट यू हियर। मतलब इससे एक और बात सिद्ध होती है, इस कहावत से एक बात सिद्ध होती है कि इंद्रियों पर इतना भी भरोसा नहीं करना चाहिए। इंद्रियों पर हम कितना भी अकड़ खाए कि मेरी इंद्रिया इतनी सशक्त है, मैं इतना देख सकता हूँ, मैं इतनी दूरी की देख सकता हूँ, मैं इतनी दूरी की सुन सकता हूँ, ये वो, मैं इतनी दूरी की सूंघ सकता हूँ, चख सकता हूँ, मेरी अब होता है कई लोगों की विशेषता होती है, क्या, वे टेस्ट पकड़ने में एकदम माहिर होते हैं। कोई एक विशिष्ट टेस्ट होती है ना, उनको फटाफट ख्याल में आती है। जैसे आपने शायद कहीं देखे होंगे, नहीं देखे होंगे, सुने भी होंगे ऐसे लोगों के बारे में। मैंने तो सुना है, एक व्यक्ति था शायद खनिया धाना में, बहुत साल पहले की बात है, खनिया धाना में एक व्यक्ति था, वहाँ का जो रसोई घर संभालता था, वो बच्चों की भोजन आदि की व्यवस्था सब देखता था। तो जब भी वहाँ का जो आचार्य है वो सब्जी बनाता था तो वो चख कर के देखता था, आदमी चख कर के देखता था, और एक बार चख करके देखा उसमें कहता था हाँ इसमें मिर्च कम है, दूसरी बार चख करके देखा उसमें कहता था यहाँ पर धनिया जीरा ज़्यादा है, एक इसमें कहता था हाँ यहाँ पर नमक बराबर है। मतलब अब विचार करना, वो हर बार वही खा रहा है,
वही वस्तु खा रहा है, परंतु हर प्रकार से अलग अलग हर बार अलग अलग एनालिसिस दे रहे हैं। मतलब उसके एक प्रकार से कह सकते हैं टेस्ट का जो सेंस है वो बहुत स्ट्रांग है, परंतु इस पर भी ये नहीं करना, हाँ इतराना नहीं, क्योंकि ये कभी ना कभी ये भी धोखा दे सकते हैं। ठीक है, प्रथमानियों की एक घटना भी है। आप खनियादाना में कुछ एक्सपीरियंस है क्या खनियादाना में? नहीं, मैंने एक घटना सुनी हुई है, मैंने देखा नहीं है। मैं खनियादाना आज तक गया ही नहीं हूँ, मैंने तो बस घटना सुनी है। पहले पंडित सचिन जी खनियादाना थे ना, तो वे प्रायः ये घटना सुनाते हैं। ठीक है, ओके। तो हाँ, मैं तो एक प्रथमानियोग की बात कर रहा था। प्रथमानियोग में अब आप गेस कीजिए वो पात्र कौन है। ठीक है, प्रथमानियोग की एक घटना है जहां पर एक व्यक्ति एक आर्यिका और मुनि को बस देखते हैं और दिक्कत हो जाती है, अपवाद हो जाता है, अपवाद करते हैं वो व्यक्ति। बराबर, सीता का जी। अब सीता का जो पूर्व भाव था शायद वो क्या हाँ वही सीता का पूर्व भाव, सीता का पूर्व भाव। तो वहां पर उसने एक मुनि और एक आर्यिका को चर्चा करते हुए देखा, बात कर रहे थे, और उन्होंने क्या अपवाद मतलब क्या कहना चाहिए, अपवाद क्या किया उस जीव ने कि इन दोनों का आपस में कुछ चक्कर चल रहा है। अब देखो, जो दिखता है उसके ऊपर आधा ही विश्वास करना। अब उसको पता था क्या कि ये तो गृहस्थ अवस्था के भाई बहन है और इनका कोई चक्कर नहीं चल रहा है, ये तो चर्चा कर रहे हैं, और अंतर भी देखा क्या, मतलब बहुत सारी बातें हैं। हाँ, तो सीता का जीव भी धोखा खा गया था। प्रथमानियोग भी हमें शिक्षा देता है, इसलिए इंद्रियों के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करना। जो कई लोग कहते हैं कि मेरी आंखें इतनी तंदुरुस्त है, मेरे कान इतने मजबूत हैं, मैं चाहे हमारे स्कूल में कुछ टीचर्स थे बराबर इसे कहते थे, क्या तुम किस कोने से क्या बोलते हो मुझे फटाफट सुनाई देता है। हालांकि वहां तो बच्चों को सावधान करने का प्रयोजन रहता था, परंतु एक बात जरूर कहते थे, तुम किस कोने से क्या बात क्या कमेंट पास कर रहे हो ये मुझे तुरंत समझ में आ जाता है। अब देखो, हो सकता है ऐसा किसी का, परंतु पराधीनता तो है। अगर वो इंद्रिया वहां पर ना हो तो वहां ज्ञान भी नहीं होगा, बहुत बहुत जाहिर सी बात है। अच्छा, पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने उनके किसी एक ग्रंथ में या ग्रंथ के समापन में कुछ प्रश्नोत्तरी लिखी है। ठीक है, तो वहां पर कई सारी प्रश्नोत्तरियां लिखी है, बहुत सुंदर प्रश्नोत्तरी है, जिसमें से एक प्रश्न ऐसा है। हाँ अच्छा, वो प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए ज्ञान सर्वांग में है या किन्हीं विशिष्ट स्थान पर ही है? ज्ञान सर्वांग क्या इस जीव की अपेक्षा पूछ रहे कि मतलब इन जनरल कुछ इन जनरल? अब प्रत्येक जीव की तो वही अवस्था है ना, तो सर्वांग से ज्ञान तो सर्वांग है। जैसे ये बोलते हैं ना केवल ज्ञानी जो हो जाते हैं उनके सर्वांग से देखे देशना होती है। मैं ज्ञान की बात कर रहा हूँ, मैं देशना की बात कर ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो ज्ञान कैसे, ज्ञान सर्वांग में है, ज्ञान गुण सर्वांग में पाया जाता है, मतलब ज्ञान जो होता है हमें वो भी सर्वांग से होता है। ठीक है सर, क्षयक्षम भी फिर सर्वांग में है, बराबर। प्रश्न है मेरा, फिर हम सिर्फ आंखों के माध्यम से ही क्यों देख पाते हैं? अगर ज्ञान सर्वांग में है तो सिर्फ आंखों के माध्यम से ही क्यों देख पाते हैं, कान के माध्यम से क्यों नहीं देख पाते हैं, या नाक के माध्यम से ही क्यों सूंघ पाते हैं? ऐसा क्यों? सर ये उसका कार्य है, देखना आपका कार्य है, बाकी ज्ञान तो स्पर्श इंद्रिय स्पर्श से जान पाती है, ऐसा अलग अलग इंद्रिय अलग अलग से जान पाती है। नहीं, फिर दिक्कत तो वही है ना, अगर हम कहेंगे कि ज्ञान आंखों से होता है
तो फिर बचा हुआ अंग क्या करेगा? बचे हुए हिस्से में क्या होगा? बचा हुआ हिस्सा ज्ञान नहीं करेगा क्या? वह क्षयक्षम नहीं होगा क्या? दिक्कत ये आ जाती है। तो देखो वहां पर पंडित साहब ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। फुलचंद जी सिद्धांत शास्त्री कहते हैं कि देखो ये बात परम सत्य है कि क्षयक्षम तो सर्वांग में होता है, नो डाउट, सर्वांग में क्षयक्षम होता है, परंतु निमित्त नैमित्तिक संबंध इतना घना है कि किन्हीं विशिष्ट स्थानों, विशिष्ट इंद्रियों के सानिध्य में ही जीव को उस प्रकार का ज्ञान होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घना है। और इसमें से हम यहाँ पर क्या सिद्ध करना चाहेंगे कि तुम्हारी पराधीन प्रवृत्ति है। केवल ज्ञानी की अगर बात करोगे, वे सर्वांग से जानते हैं, सर्वांग से, बिना किसी अड़तिए के। यहाँ पर तो तुमको अगर देखना है तो देखने के लिए तुम्हें सिर्फ आंखों का उतने ही रेस्ट्रिक्टेड इंद्रियों का अवलंबन लेना होगा। सुनना है तो उन्हीं 2 कानों का आधार लेना होगा। केवल ज्ञानी की बात करें तो उनको जो कुछ भी ज्ञान होता है वे तो बिना किसी आधार के जानते हैं। ठीक है, तो पराधीन प्रवृत्ति यहाँ पर कही जा रही है। एक बार ध्यान से समझना क्या कि यहाँ पर जो भी प्रकरण किया जा रहा है, मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति आदि आदि, ये पूरा का पूरा पर्यायर्थिक नय से किया गया कथन है। पर्यायर्थिक नय से मतलब जीव की पर्याय, खराब पर्याय को, जो विकारी पर्याय है उसको मुख्य करके बात करते हैं। यहाँ पर द्रव्यार्थिक नय से कथन नहीं करते हैं। ठीक है, पर्यायर्थिक नय को मुख्य किया गया है। चलिए अब आइए अपनी किताब में पृष्ठ क्रमांक 33। आ गए? ओके, अब देखिए मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति। वहां प्रथम तो मति ज्ञान है, वह शरीर के अंगभूत जो जीभ, नासिका, नयन, कान, स्पर्शन, ये द्रव्य इंद्रिया एक, और हृदय स्थान में 8 पंखुड़ियों के फूले कमल के आकार का द्रव्यमन, इनकी सहायता से ही जानता है। इसका ज्ञान भी कैसे हो रहा है? इंद्रिय, अपन सूत्र भी पढ़ते हैं, पद इंद्रिय इंद्रिय निमित्तम, वह ज्ञान, वह मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय के माध्यम से होता है। अनिंद्रिय माने मन के माध्यम से होता है। ठीक है, आगे कोई पढ़ेगा क्या? हाँ जी। जैसे जिसकी दृष्टि मंद हो वह अपने नेत्र द्वारा ही देखता है, परंतु चश्मा लगाने पर ही देखता है, बिना चश्मे के नहीं देख सकता। एक मिनट। इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान। अब देखिए यहाँ पर अब ये कहाँ पर फिट होगा? कमजोरी में। जो अपनी कमजोरी का जो पॉइंट था ना, वहां पर फिट होगा। ठीक है, अगर आंखें कमजोर है तो ज्ञान भी कम होगा, और विशिष्ट साधन का प्रयोग किए बिना फिर वो ज्ञान नहीं कर पाएगा। अगर वो चश्मा नहीं लगाएगा तो पढ़ नहीं पाएगा। अब मैंने कहा ना, अगर मैं चश्मा उतार दूं मैं नहीं देख पाऊंगा, मैं सच में कुछ नहीं देख पाऊंगा। वैसे दिखेगा तो, पर सब धुंधला धुंधला दिखेगा, क्लैरिटी किसी में भी नहीं रहेगी। ओके, आगे। उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान मंद है, वह अपने ज्ञान से ही जानता है, परंतु द्रव्य इंद्रिय तथा मन का संबंध होने पर ही जानता है, उनके बिना नहीं जान सकता। तथा जिस प्रकार नेत्र तो जैसे के तैसे हैं, परंतु चश्मे में कुछ दोष हुआ हो तो नहीं देख सकता, अथवा थोड़ा दिखता है या और का और दिखता है, उसी प्रकार अपना क्षयोक्षम तो जैसा का तैसा है, परंतु द्रव्य इंद्रिय तथा मन के परमाणु अन्य परिणमित हुए हो तो जान नहीं सकता, तथा जानता है और का और जानता है। एक मिनट, अब देखिए यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? चश्मे में ही कुछ दोष हुआ है। जिस साधन का पहले ऊपर उदाहरण क्या दिया, चश्मे का उदाहरण दिया। ठीक है, अगर तू चश्मा नहीं पहनेगा तो देख नहीं पाएगा। तो कहते हैं जिस साधन का तू प्रयोग करता है, अगर उस साधन में ही दोष है, मान के चलिए चश्मे को स्क्रैचेस आ गए, देख पाएगा क्या? खरोंचे आ गई है चश्मे को, वो आपकी ग्लास के ऊपर, अब देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे। तो चश्मे में ही अगर कुछ दोष है, अच्छा चश्मे में और किस प्रकार से दोष हो सकता है? चश्मे का नंबर ही अगर गलत है चश्मे में दोष है, ये चश्मे में दोष है तो भी नहीं देख पाएगा। अगर आपको नंबर माइनस का है, आप पहन रहे चश्मा प्लस का, या आपको सामने वाले ने प्लस का नंबर बना के दिया,
देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे। तो चश्मे में भी ये दोष है, ठीक है। अथवा वैसे भी जैसे किचन में काम करने के बाद दूध के छींटे लग जाते हैं ना, तो भी हाँ देख पाते हैं। हाँ, होता है, बहुत होता है। हाँ, ये मेरे साथ भी हुआ है। कभी मैं पानी वगैरह भरता हूँ तो या कोई कपड़े वगैरह जब फटकने होते हैं, गीले कपड़े, तो उस काल में पानी ऐसा उड़ता है ना, तो पूरा चश्मे के ऊपर फैल जाता है। वो मुझे इतना इरिटेटिंग लगता है ना, मतलब अब इरिटेटिंग भी लगना, देखो ये पराधीनता है, बड़ी पराधीनता है ये। तो ये मानना पड़ेगा कि ये पराधीनता है। और जब जब भी आप मतलब देखना, जब जब भी आप ऐसे प्रसंगों के सामने जाएंगे या आपके प्रसंग ऐसे जीवन में होंगे, आप जरूर इस प्रकरण का विचार करना। पंडित जी साहब ने तो बराबर से मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति बताई थी, और ये तो सिर्फ एक पैराग्राफ में बता रहे हैं, और तो अनेक प्रकार से पराधीन प्रवृत्ति बताएंगे, ठीक है। कोई सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, ज्ञान की पराधीनता और अनेक अनेक प्रकार से बताएंगे, ठीक है। और एक बात आई है कि अथवा थोड़ा दिखता है, चश्मा अगर धुंधला हो तो थोड़ा दिखेगा, और या और का और दिखता है, कुछ का कुछ भी दिखता है। कई लोगों को ऐसा रोग होता है कि सामने खड़ा है व्यक्ति एक, दिखाई देते दो दो, ऐसा भी एक रोग होता है। अगर किसी को पता होगा तो ऐसा रोग होता है, ठीक है। वैसे अपने अध्यात्म में लगभग सेम परंतु बिल्कुल उल्टा एक रोग बताया गया है। हाँ, देखिए फिर से मैंने अभी कहा कि प्रायः लोक में एक ऐसा रोग पाया जाता है जहां पर व्यक्ति खड़ा है एक, दिखते हैं दो। अध्यात्म में ऐसा रोग है जहां पर वस्तुएं हैं दो, दिखती है एक। जीव और अजीव है दो भिन्न वस्तुएं, परंतु दिखती एक है और मानता भी एक ही है, ठीक है। चलिए, तो उसी प्रकार अपना क्षयक्षम का भी जानना। ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे, पढ़िए। वो आप कुछ बता रहे थे अध्यात्म वाला कुछ। अच्छा, वो आपको सुनाई नहीं दिया क्या अध्यात्म का? देखिए, मैं तो ये कह रहा था कि लोक में तो ऐसा रोग है कि वस्तु सामने है एक, दिखती है दो दो, परंतु अध्यात्म में तो ऐसा रोग बताया है वस्तुएं हैं दो भिन्न भिन्न, परंतु मानता उनको एक है। शरीर और जीव दिखाई देता है एक, परंतु और मानता भी एक ही है, परंतु दो भिन्न भिन्न वस्तुएं, ठीक है। चलिए, क्योंकि द्रव्य इंद्रिय तथा मन रूप परमाणुओं के परिणमन को और मति ज्ञान को निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए उनके परिणमन के अनुसार ज्ञान का परिणमन होता है। उसका उदाहरण एक मिनट जैसे मनुष्य आदि। अब देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में बात करना चाहूंगा। द्रव्य इंद्रिय तथा मन रूप परमाणुओं के परिणमन को और मति ज्ञान को निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देखिए, इसमें थोड़ी और बात करना चाहूंगा मैं। क्या कहते हैं, आचार्य पूज्यपाद सर्वार्थ सिद्धि में मति ज्ञान की बहुत जबरदस्त परिभाषा लिखते हैं, जो थोड़ा बहुत आप अपने प्रकरण से भी मैच कर सकते हैं। कैसे मैं वो बताऊंगा आपको। वे लिखते हैं, मति ज्ञान किसे कहते हैं? तो कहते हैं मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम से जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। नहीं, सिर्फ इतना नहीं कहा, तो कहते हैं मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम से तथा दर्शनावरण के क्षयोपशम से तथा वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। अब शुद्ध ज्ञान की भी ऐसी परिभाषा लगाई, शुद्ध ज्ञानावरण के क्षयोपशम से तथा, उसमें क्या लिखेंगे? मति ज्ञानावरण के भी क्षयोपशम से। क्यों? क्योंकि शुद्ध ज्ञान होना है तो मति ज्ञान पूर्वक ही होगा, बराबर। तो वहां पर मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम से, और मति ज्ञान होना है तो फिर दर्शनोपयोग भी लेना होगा, तो दर्शनावरण के क्षयोपशम से तथा वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से जो ज्ञान होता है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। मतलब इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा बता रहे हैं, ये कहना चाहते हैं तुम्हें एक ज्ञान करना, मतलब मति ज्ञान से जानना है। एक मति ज्ञान से जानने के लिए सर्वप्रथम तो तुम्हें पहले दर्शनोपयोग करना होगा, ये तो तुम्हारी पराधीनता है। नंबर 2, तुम्हें जानने के लिए ताकत भी तो चाहिए। अगर वीर्यांतर के कर्म का क्षयोपशम ही नहीं होगा तुम जान ही नहीं पाओगे, ठीक है।
तो बहुत सारी बातें, और मति ज्ञान का स्वयं का मति ज्ञानावरण कर्म कक्षम तो होना जरूरी ही है। तो ये बहुत सारी मुद्दे जोड़ जोड़ करके उन्होंने मति ज्ञान की परिभाषा बनाई है। तो यहाँ पर भी समझना कि मति ज्ञान ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है उनका, अगर एक भी कम ज्यादा हुआ तो आपके जान पाने में भी कम ज्यादा होगा ही होगा। ठीक है, अब इसके लिए देखिए उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। उदाहरण ये कुछ और मतलब एक नवीन बात यहाँ से बताई जा रही है उदाहरण के माध्यम से। कहते हैं जैसे जैसे जीव की अवस्था होती है, अवस्था मतलब जैसे जैसे जीव का बाल वय होता है, बाल उम्र होती है, उसके बाद तरुण होता है, उसके बाद वृद्ध होता है। तो ये जो जीव के आयु की अवस्था है, ठीक है, तो इसमें भी इंद्रियों के संबंध में हीनाधिकता पाई जाती है। बच्चों को आप स्वयं ने देखा है, माता बहनों ने तो सबने देखा ही है, बच्चों को 1 नंबर हो रही है, 2 नंबर हो रही है लंगोटी में, वो डायपर में, वो बच्चों के समझ में आता है क्या बच्चे को समझ में आता है मुझे टॉयलेट हो रही है? नहीं समझ में आता है उसको, मतलब उसको इतना सेंसेशन नहीं है। अच्छा, अब वैसी हालत कभी कभी वृद्धों की भी हो जाती है। कई वृद्धों को नहीं समझ में आता कि अपन को लैट्रिन हो रही है, टॉयलेट हो रही है, बाथरूम हो रही है, कुछ नहीं समझ में आता, वो सेंसेशन नहीं रहता है उनको। कई बार लोगों को उनको स्पर्श भी करे ना तो उनको ख्याल भी नहीं आता कि अपन को कोई स्पर्श कर रहा है। कभी कोई बोले ना तो सुनाई नहीं देता। मतलब आयु के अनुसार भी, उम्र के अनुसार भी इंद्रियों की हीनाधिकता, उनकी शिथिलता या स्ट्रेंथ पाई जाती है, और उस अनुसार फिर ज्ञान भी कम ज्यादा होता है। बराबर। और दूसरा उदाहरण देते हैं, ऋतु के अनुसार भी ज्ञान में हीनाधिकता पाई जाती है। ठंड के दिन चल रहे हैं अभी, ठीक है, नॉर्थ में ठंड कैसी है? कितने जन 2-3 रजाई लेकर के बैठे हैं या स्वेटर पहन करके बैठे हैं अच्छे से, 1-2 वाले? हाँ, स्वेटर शॉल सब लेकर के बैठे हैं। यहाँ पर हमको पुणे में इतनी दिक्कत हो रही है, नॉर्थ में तो और दिक्कत हो रही होगी। तो अब देखो, ऐसे में अब ठंड के दिन इतने दिन है, आप थोड़ा सा 5 मिनट ही अपना हाथ ऐसा खुला रखिए, या फिर आप मफलर या शाल वगैरह कुछ लीजिए मत, तो आपका शरीर जो थोड़ा सा खुल जाता है, जो बॉडी एक्सपोज हो जाती है, वहां पर एक प्रकार से सेंसेशन खत्म हो जाता है। ठंड इतनी लगने लगती है, वहां पर कोई आकर के छुए भी तो समझ में नहीं आता है अपन को छू रहा है। तो ठंड की वजह से ये भी हालत होती है। मतलब ऋतु के अनुसार भी ज्ञान में हीनाधिकता होती है। मतलब ऐसी तो पराधीनता बता रहे हैं कि कैसा तो तुम्हारा ज्ञान जो ऋतुओं के माध्यम से भी बदलता है, ऋतुओं का भी निमित्त नैमित्तिक संबंध पा करके उसमें भी हीनाधिकता पाई जाती है। तो बहुत सारी पराधीनता बताई है। आइए 2 मिनट में पढ़ लेते हैं उसका उदाहरण। जैसे मनुष्यादिक को बाल वृद्ध अवस्था में द्रव्य इंद्रिय तथा मन शिथिल हो, तब जानपना भी शिथिल होता है। 1 तथा जैसे शीत वायु आदि के निमित्त से स्पर्शनादि इंद्रियों के और मन के परमाणु अन्यथा हो, तब जानना नहीं होता अथवा थोड़ा जानना होता है। ठीक है, चलिए, तो ये आज हमने मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति के संबंध में एक पैराग्राफ पढ़ा। ये तो एक प्रकार से पंडित साहब ट्रेलर दे रहे हैं। वैसे ट्रेलर तो कल ही दे चुके थे, आज शुरुआत की है, अब क्लाइमैक्स अभी आना बाकी है। अब बहुत सारी बातें कहेंगे, श्रुत ज्ञान के बारे में कहेंगे, बाकी सब कर्मों के बारे में वो अवस्था का वर्णन करेंगे, जिक्र करेंगे। कोई प्रश्न हो तो अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी अपन रुक जाएंगे। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? यस। अपन जो कल या परसों बात कर रहे थे ना, वो द्रव्य मन, हाँ वो मन वर्गणा से बनता है। हाँ, अपन देख के आए बराबर। क्वेश्चन नंबर 27 में एक्चुअली में द्रव्य मन बेसिकली ये पुद्गल वर्ण है, मन वर्ण है कि मनो वर्ण है कि पुद्गल वर्ण है, तो उसमें नेचुरली वो पुद्गल वाले एक्टिविटी होगी। बराबर द्रव्य मन उसी से बने। बराबर। थोड़ा क्लैरिटी मुझे और हुई उसको जब मैंने देखा, मतलब द्रव्य पुद्गल से ही ये बना है, मतलब उसमें ही हाँ, करेक्ट। भाव मन तो शब्द से करेक्ट।
वहां पर जो लिखा है ना कि ये पुद्गल पिंड ही है, वो पुद्गल पिंड कैसे, वही मनोवर्गणा से बनता है, और मनोवर्गणा तो पुद्गल स्वयं है, तो वो वाली बात सही है, बराबर। ठीक है, यस, चलिए रुकते हैं।